कैसे हैं आप? मैं हूँ हितेश और आप देख रहे हैं मोहंती सॉफ्टटेक। और अब हमारा दूसरा जो वीडियो है वो कुछ इस तरह का है। हम जानेंगे कंप्यूटर कब शुरू हुआ, किसने बनाया और कंप्यूटर के जनरेशन के बारे में, और अभी कौन सा जनरेशन चल रहा है, और कैसे कैसे प्रोग्राम डेवलप किया, कैसे कैसे हार्डवेयर और कंपोनेंट्स चेंज हुए, और कैसे कैसे कंप्यूटर डेवलप होते गया। तो चलिए शुरू करते हैं। अभी हमारे स्क्रीन के सामने एक क्वेश्चन है, हु इज़ द फादर ऑफ द कंप्यूटर। और हम जानते हैं कि फादर ऑफ द कंप्यूटर कौन है, चार्ल्स बैबेज, जिनका जन्म 1791 को हुआ था और उनका मृत्यु हुआ था 1871 को। ठीक है, अब हमारे स्क्रीन पर कुछ दिखाई दे रहा है जो पैराग्राफ में है, चलिए उनको पढ़ते हैं। We live in an era where our morning starts by checking out our smartphone। इसका मतलब यह है कि हम अब इस वर्ल्ड में जन्म लिए हैं जब हम सुबह उठते हैं फ़ोन को यूज़ करके और रात को सोते हैं फ़ोन को यूज़ करने के बाद। ठीक है, एवरीथिंग वी डू, बी इट लिसनिंग टू म्यूज़िक, वाचिंग मूवीज़, रीडिंग न्यूज़पेपर, अलार्म एंड व्हाट नॉट। इसका मतलब ये है कि हम मोबाइल फ़ोन से क्या नहीं कर सकते। हम मोबाइल में गाना सुन सकते हैं, हम मोबाइल में मूवीज़ देख सकते हैं, हम मोबाइल में न्यूज़ पढ़ सकते हैं और हम मोबाइल में अलार्म भी सेट कर सकते हैं। एवरीथिंग कम्स इन ए सिंगल स्मार्टफोन। हर एक चीज़, हर एक फीचर जो हमें इनेबल करता है म्यूज़िक सुनने के लिए या फिर वाचिंग मूवीज़ देखने के लिए, तो वो सब एक स्मार्टफोन में है। ठीक है, चार्ल्स बैबेज इज़ द फादर ऑफ कंप्यूटर। चार्ल्स बैबेज को कंप्यूटर का फादर कहा गया है। क्यों? क्योंकि चार्ल्स बैबेज एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंटेड साइंटिस्ट थे और मैथमेटिशियन थे, बहुत बड़े मैथमेटिशियन एंड इकोनॉमिस्ट एंड ए इंटेलिजेंट इंजीनियर ऑल्सो। बिकॉज उन्होंने कंप्यूटर को, और कंप्यूटर बनाना इतना आसान थोड़ी ना है। कंप्यूटर बनाने के लिए उतना ही दिमाग चाहिए, उतना ही मैथमेटिकल दिमाग होना चाहिए और वो टैलेंट होना चाहिए उसको बनाने के लिए। और चले देखते हैं उनके जन्म तिथि और उनका मृत्यु तिथि के बारे में। तो उनका जन्म हुआ था 1791 को, लंदन में हुआ था उनका जन्म 1791 को। इधर भी दिया गया है, Babbage who was born in London in 1791। Babbage लंदन में 1791 को जन्म लिए थे। was a great mathematical genius। वो एक मैथमेटिकल जीनियस थे, बहुत ज्ञान था उनको मैथमेटिक्स के ऊपर। ठीक है, गणित में उनका बहुत ज्ञान था। ही वॉज ए नेचुरल इन्वेंटर। वो एक नेचुरल इन्वेंटर थे। और जैसे कि हमने देखा कि उन्होंने कंप्यूटर बनाया, उसके साथ उन्होंने एनालिटिकल इंजन भी बनाया था। तो ये सब बनाना कोई आसान चीज़ नहीं है, कोई उतना ही टैलेंटेड इंसान इनको बना सकता है। अब जानते हैं कुछ और चीज़। ठीक है, एंड इन्वेंटेड ऑल सॉर्ट्स ऑफ न्यू प्रोडक्ट्स। उन्हें बहुत सारे न्यू प्रोडक्ट्स को उन्होंने इन्वेंट किया था। ही हैज़ बीन नोन एज द इन्वेंटर ऑफ द एनालिटिकल इंजन। उनको एनालिटिकल इंजन बनाने का श्रेय जाता है क्योंकि उन्होंने ही एनालिटिकल इंजन को बनाया था। The analytical engine contained an ALU, arithmetic logical unit। उन्होंने जो एनालिटिकल इंजन बनाया था उसमें ALU था, जिसका फुल फॉर्म है अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट एंड बेसिक फ्लो कंट्रोल। उसमें बेसिक फ्लो कंट्रोल भी था एंड इंटीग्रेटेड मेमोरी। उसमें कुछ इंटीग्रेटेड मेमोरी थे जो उनको याद रख सकता था। मतलब हम जब कंप्यूटर में कोई फ़ोटो सेव करते हैं तो कंप्यूटर क्या करता है, उसको सेव कर लेता है ताकि हम दूसरी बार जब उसको खोलेंगे, मतलब वो फ़ोटो को देखना चाहेंगे तो कंप्यूटर में डायरेक्ट फ़ोटो को सर्च करके हम निकाल सकते हैं। तो ये क्या हुआ, कंप्यूटर उसको अपने मेमोरी, जैसे हम हमारे दिमाग में कुछ चीज़ याद कर लेते हैं तो हमें बहुत दिन तक वो याद रहता है, वैसे कंप्यूटर में कुछ भी चीज़ याद करने के लिए अगर हम कमांड देते हैं तो कंप्यूटर उसको फॉरएवर याद रखता है जब तक हम उसको डिलीट नहीं कर देते। ठीक है, हेल्ड एज द फर्स्ट जनरल पर्पस कंप्यूटर कंसेप्ट। ये जो एनालिटिकल इंजन था ना, उसको फर्स्ट जनरल पर्पस कंप्यूटर का कंसेप्ट दिया गया था क्योंकि ये फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर के बराबर था। अब चलते हैं दूसरी चीज़ देखते हैं।
ये है हमारा फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर। अब फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर आया कब था? तो हमारा आ गया था 1946 से 1959। एक्चुअली इधर कुछ गलत है, एक्चुअली वो हमारा आ गया था 1940 से 1956 के बीच तक एग्जिस्ट किया। ठीक है, जो इधर टर्म लिखा गया है इग्नोर कीजिए, ये गलत है। एक्चुअली वो है 1940 से 1940 से 1956 तक एग्जिस्ट किया। ठीक है, the period of first generation was formed in 1946 and 1940 to 1956. The computers of first generation use vacuum tubes. तो जो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर था उसमें वैक्यूम ट्यूब्स यूज़ किया गया था as the basic components for memory and circuitry for CPU। अच्छा, अब ये क्या है हम समझ लेते हैं। वैक्यूम ट्यूब्स यूज़ किया गया था मेमोरी कंपोनेंट के लिए, मतलब हम जब कंप्यूटर में कुछ सेव करने जाते हैं तो हमारा एक मेमोरी के लिए क्या है, हार्ड डिस्क है या फिर हमारा पेन ड्राइव है, इसमें हमारा मेमोरी सेव होता है। इसी पर पहले ऐसा नहीं था, पहले क्या, इसीलिए इसको स्टोर करने के लिए वैक्यूम ट्यूब्स का यूज़ किया गया। अब वैक्यूम ट्यूब्स में मेमोरी सेव करने लग गया। ठीक है, एंड सर्किटरी फॉर CPU, और सर्किटरी CPU का सर्किटरी बनाने के लिए भी काम हुआ। CPU का फुल फॉर्म तो मैंने पहले भी बता दिया, अगर पहला वीडियो नहीं देखा है तो मैं डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक दे दूंगा, आप पहला वीडियो भी देख सकते हैं। तो CPU का फुल फॉर्म है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इसे सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट क्यों कहा गया है ये मैंने पहले वीडियो में बता दिया है, अब फिर नहीं बताऊंगा, इसीलिए आप अगर देखना चाहते हैं तो पहले वीडियो में जाकर देख सकते हैं। अच्छा ठीक है, दीज ट्यूब्स, अब दीज ट्यूब्स का मतलब इधर जो वैक्यूम ट्यूब्स है इनको बता रहे हैं। दीज ट्यूब्स मतलब वैक्यूम ट्यूब्स, जो वैक्यूम ट्यूब्स है ना, अब इनमें ये प्रॉब्लम था कि ये इलेक्ट्रिक बॉल के जैसे थे। इलेक्ट्रिक बॉल जैसे क्यों? क्योंकि ये बहुत सारा हीट प्रोड्यूस करते थे और हीट प्रोड्यूस होने की वजह से बहुत सारा मुश्किल पैदा हो रहा था इंस्टॉलेशन के टाइम पर। ठीक है, और इधर लिखा है प्रोड्यूस अ लॉट ऑफ हीट एंड इंस्टॉलेशन यूज टू फ्यूज फ्रीक्वेंटली। तो इधर बहुत सारे परेशानी खड़ी हो रही थी। ठीक है, और फर्स्ट जनरेशन तो ख़त्म हो गया। फर्स्ट जनरेशन ख़त्म कब हुआ? 1956 को। तो 1956 के बाद आ गया हमारा सेकेंड जनरेशन। मैंने बोला था हर चीज़ का कोई अपना एक टाइम होता है, उसके बाद वो ख़त्म हो जाता है, उसके बाद दूसरा चीज़ आता है। और ये भी सही है क्योंकि हर चीज़ में कोई रिवॉल्यूशन आना ही बेहतर है। वैसे ही जो पहला ज़माने का जो फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर था वो बहुत स्पीड था, कैलकुलेशन के मामले में बहुत स्पीड था। यहाँ तक कि इसमें आप इनपुट डालते ही आउटपुट आपको मिल जाता था। पर परेशानी इसमें ये थी कि वो सिर्फ मशीन लेवल लैंग्वेज में काम कर रहा था वो कंप्यूटर, उसको समझने के लिए हमें परेशानी हो रही थी और इसीलिए हम सेकेंड जनरेशन लैंग्वेज आ गया। अब सेकेंड जनरेशन लैंग्वेज का एक प्लस पॉइंट ये था कि इसमें एक ट्रांसलेटर लगा दिया गया जो हमारी भाषा को कंप्यूटर के भाषा में चेंज करा था। कंप्यूटर की भाषा का मतलब मशीन लेवल लैंग्वेज। कंप्यूटर कौन सी भाषा समझता है? कंप्यूटर समझता है बाइनरी लैंग्वेज को। बाइनरी लैंग्वेज क्या है? जो बाइनरी लैंग्वेज वो है जो सिर्फ 0 एंड 1 के बीच में लिख सकते हैं, वही लैंग्वेज सिर्फ कंप्यूटर समझता है। तो हमारी लैंग्वेज जैसे हमारी लैंग्वेज हिंदी हो या उड़िया हो या फिर इंग्लिश हो, ये सब कंप्यूटर नहीं समझता है। उसको समझने के लिए एक मीडियम चाहिए। जैसे कि मैं एक एग्जांपल देता हूँ, मैं हूँ उड़ीसा का लड़का और मुझे उड़िया आता है और मैं जा रहा हूँ तमिलनाडु, और उधर जो तमिल का बेसिकली ये एक्चुअली ये सही भी है क्योंकि उसको उड़िया नहीं आएगा, ये पता है हमें। तो मैं उससे बात करना चाहता हूँ, तो मैंने उससे उड़िया में बात की तो उसको समझ में नहीं आया, तो वो भी जो बोलेगा तो मुझे भी समझ में नहीं आएगा। तो हमें एक ऐसा लड़का चाहिए जो बोथ उड़िया और तमिल को अपनी भाषा में कन्वर्ट करके बोल सकता है। जैसे कि मैं उड़िया में बोल रहा हूँ तो उस लड़के को वो उड़िया को तमिल में कन्वर्ट करेगा और मुझे वो तमिल को उड़िया में कन्वर्ट करके बताएगा। ठीक है, इसीलिए कंप्यूटर में एक ट्रांसलेटर लगा दिया। और ट्रांसलेटर को क्या कहते हैं? कंपाइलर और एक असेंबलर। ठीक है,
अब जानते हैं इसके बारे में, कुछ लिखा है समझ लेते हैं इसको। ये ट्रांजिस्टर कंप्यूटर, अच्छा जो पहले ज़माने का कंप्यूटर में फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर आया था उसमें क्या लगा था, वैक्यूम ट्यूब्स। अब वैक्यूम ट्यूब्स को हटाकर हम ट्रांजिस्टर इसमें लगा दिया गया। ए ट्रांजिस्टर कंप्यूटर नाउ ऑफन कॉल्ड ए सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर। अब ट्रांजिस्टर बेस्ड कंप्यूटर को सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर कहा गया। इज अ कंप्यूटर which uses discrete transistor instead of vacuum tubes। ये जो ट्रांजिस्टर बेस्ड कंप्यूटर था ना, वो एक ट्रांजिस्टर पे काम कर रहा था, ना कि वैक्यूम ट्यूब्स। वैक्यूम ट्यूब्स का प्रॉब्लम तो वही था, हमने डिस्कस किया कि वो एक इलेक्ट्रिक बल्ब के तरह है। इलेक्ट्रिक बल्ब जो ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करता है, उससे इंस्टॉलेशन के टाइम पर फ्यूज होने का चांसेस बहुत ज़्यादा था। तो ये सब प्रॉब्लम की वजह से एक ट्रांजिस्टर बेस्ड सिस्टम बना दिया गया इसको। अब द फर्स्ट जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर्स यूज्ड वैक्यूम ट्यूब्स। अब फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर का जो बेसिक कंपोनेंट था वो क्या था, वैक्यूम ट्यूब्स। पर सेकेंड जनरेशन का आगे ट्रांजिस्टर विच जनरेटेड लार्ज अमाउंट्स ऑफ हीट वेयर बल्की एंड अनरिलायबल। जो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर का जो डिसएडवांटेज है वो ये है कि वो बहुत हीट प्रोड्यूस करता था और बहुत अनरिलायबल था, और बल्की अमाउंट्स मतलब हेवी अमाउंट्स में उसको जो मटेरियल चाहिए होता था। ठीक है, अब आ गया हमारा थर्ड जनरेशन। अब थर्ड जनरेशन कंप्यूटर के बारे में हम जान लेते हैं। मैंने जनरेशन का जो टाइम टू टाइम जो ईयर टू ईयर जो चेंज हुआ है वो मैंने पहले ही डाल दिया है, इसीलिए आप उसको फिर से देख सकते हैं। मैं उसके बारे में हर बार नहीं बताऊंगा। ठीक है, द कंप्यूटर्स ऑफ थर्ड जनरेशन यूज इंटीग्रेटेड सर्किट्स। और जो थर्ड जनरेशन कंप्यूटर आ गया उसमें इंटीग्रेटेड सर्किट्स मतलब पूरा सर्किट बना दिया गया। जो कंप्यूटर बना था उसका फुल सर्किट बना दिया गया। और सर्किट को हम शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं आईसीज। आईसीज का मतलब ही है इंटीग्रेटेड सर्किट्स। इन प्लेस ऑफ ट्रांजिस्टर, ट्रांजिस्टर को भी हटा दिया गया। पहले क्या हुआ था, वैक्यूम ट्यूब्स को हटाकर ट्रांजिस्टर लगा गया, और ट्रांजिस्टर को हटाकर आईसीज लगाया गया। ए सिंगल आईसी हैज मेनी ट्रांजिस्टर, रेजिस्टर्स एंड कैपेसिटर अलोंग विद एसोसिएटेड विद सर्किटरी। अब ये आईसीज है क्या, आईसीज बहुत सारे ट्रांजिस्टर, रेजिस्टर एंड कैपेसिटर को मिलाकर जो एक सर्किट बना उसको हम कहते हैं आईसी, इंटीग्रेटेड सर्किट्स। द आईसी वाज इन्वेंटेड बाय जैक किल्बी। अब ये आईसी को इन्वेंट किसने किया था, उसका नाम है जैक किल्बी। This development made computer smaller in size, reliable and efficient। ये जो डेवलपमेंट किया गया कंप्यूटर के साथ, ये कंप्यूटर को छोटा बनाने में भी हेल्प किया और रिलायबल मतलब पहले जो फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर मैंने पहले जो दिखाया था वो कितना बड़ा था, आप देखिए उसके मुकाबले ये कितना छोटा है। तो हमारा कंप्यूटर अब सुंदर दिख रहा है या फिर उस टाइम का कंप्यूटर सुंदर दिख रहा था। तो छोटा होने के कारण ये रिलायबल भी हो गया, एफिशिएंट भी हो गया। ठीक है, अब चलते हैं फोर्थ जनरेशन पे। द फोर्थ जनरेशन वाज फ्रॉम 1971 टू 1980। ठीक है, इधर दिया गया है 1971 टू 1980। फोर्थ जनरेशन कब आया, 1971 टू 1980। फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर्स ऑफ फोर्थ जनरेशन यूज्ड वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड VLSI सर्किट्स। VLSI का फुल फॉर्म क्या है, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट्स। ठीक है, ये फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर कब आया, 1971 से आ गया और 1980 तक हमारा एग्जिस्ट किया। पर ये एक्चुअली गलत है, ये 2010 तक एग्जिस्ट किया है। 10 के बाद हमारा आया फिफ्थ जनरेशन, 2010 तक ये एग्जिस्ट किया गया था। ये इधर भी कुछ गलत दिया है तो इसको भी इग्नोर कीजिए। ये 1972 में आया और 2010 तक एग्जिस्ट किया। तो कंप्यूटर फोर्थ जनरेशन यूज्ड वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट्स। हमारा जो थर्ड जनरेशन सर्किट था वो उसके मतलब थोड़ा सा छोटा था, इसके मुकाबले वो थोड़ा सा छोटा था। अब इसमें जो सर्किट बना दिया गया वो थोड़ा बड़ा सर्किट हो गया। VLSI सर्किट्स हैविंग 5000 ट्रांजिस्टर्स एंड अदर सर्किट एलिमेंट्स। ये जो VLSI मतलब वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट्स में जो हमारा सर्किट था उसमें 5000 ट्रांजिस्टर लगाया गया एंड अदर सर्किट एलिमेंट्स, और बहुत कुछ सर्किट के एलिमेंट लगा दिए गए with associated circuits on a single chip made it possible to have microcomputers of fourth generation।
हमने पहले बोल दिया था कि 4th जनरेशन किस पे बेस्ड है, माइक्रो प्रोसेसर। अब माइक्रो प्रोसेसर हमने पहले वीडियो में मैंने बताया था एक सीपीयू को माइक्रो प्रोसेसर क्यों कहा गया है, तो इसका आंसर भी मैंने पहले वीडियो में दिया था, फिर भी इधर बोल देता हूँ क्योंकि ये टर्म इधर का है। माइक्रो प्रोसेसर का अर्थ ये है कि जो सीपीयू है ना वो एक छोटे से चिप पर बना हुआ है, वो एक छोटे से चिप पर बना है, इसीलिए इसको कहा गया है माइक्रो प्रोसेसर। और सीपीयू का काम क्या है, इनपुट डाटा को प्रोसेस करके आउटपुट तक भेजना, तो इसीलिए इसको माइक्रो प्रोसेसर कहा गया है क्योंकि ये बहुत छोटा है और छोटे चिप पर बना हुआ है, इसके लिए माइक्रो प्रोसेसर। फिर दिया गया एलिमेंट्स विद एसोसिएटेड सर्किट्स एंड स्मॉल चिप मेड इट पॉसिबल टू हैव माइक्रो कंप्यूटर्स ऑफ 4th जनरेशन। अब तो आप देख रहे होंगे सीपीयू कितने छोटे छोटे हो गए हैं, लैपटॉप कितने छोटे आ रहे हैं, आपके पास मोबाइल फ़ोन है वो कितना छोटा है आप देख सकते हैं, उसमें जो लगा हुआ है क्या सीपीयू और प्रोसेसर वो कितने छोटे छोटे आ रहे हैं। पहले के ज़माने के कंप्यूटर के मुकाबले अभी जो कंप्यूटर आ रहे हैं या फिर सीपीयू आ रहे हैं वो बहुत छोटे होते हैं। अब चलते हैं 5th जनरेशन। द 5th जनरेशन computer system was invented by Japan's Ministry of International Trade and Industry begun in 1982। 5th जनरेशन किस पर बेस्ड है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मतलब कंप्यूटर का खुद का कुछ इंटेलिजेंस बना दिया गया जिससे कंप्यूटर खुद डिसाइड कर सकता है क्या किया जाए तो कितना जल्दी हो सकेगा। ठीक है, जैसे कि आप अभी गूगल मैप यूज़ करें तो गूगल मैप एक कंप्यूटर बेस्ड मैप है, तो हम जान सकते हैं अगर हमें जाना है यहाँ से भुवनेश्वर, मतलब मैं अभी पुरी में रहता हूँ तो मुझे यहाँ से भुवनेश्वर जाने के लिए 62 किलोमीटर चाहिए, पर मुझे रास्ता नहीं पता, तो मैं गूगल का हेल्प ले रहा हूँ, तो गूगल मुझे रास्ता दिखा रहा है और मुझे एवरेज टाइम भी दिखा रहा है। अगर मैं बस से जाऊँगा तो इतना समय लगेगा, अगर ट्रेन में जाऊँगा तो इतने समय लगेगा, अगर बाइक में जाऊँगा तो इतना समय लगेगा, अगर मैं पैदल जाऊँगा तो इतना समय लगेगा। तो कैसे कर रहा है वो, बहुत सारे गाड़ियों का और पैदल चलने वालों का एवरेज टाइम निकाल कर उसको उसका एवरेज टाइम निकाल कर मुझे बता रहा है। तो ये एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, कंप्यूटर खुद अपने आप को कुछ इंटेलिजेंट बना रहा है। और अभी तो आप जानते होंगे घर में खाना पकाने के बजाय लोग क्या करते हैं, हमारा जो जोमेटो हो या फिर स्विगी हो वहाँ से ऑर्डर कर लेते हैं, तो उसमें क्या है आप डायरेक्ट ऑर्डर करो और घर में खाना आकर पहुँच जाता है कम से कम टाइम में। ठीक है, द 5th जनरेशन कंप्यूटर सिस्टम वाज एन इनिशिएटिव बाय जापान मिनिस्ट्री। ये जो मैंने अभी बताया, जो जापान मिनिस्ट्री ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड एंड इंडस्ट्री के द्वारा 5th जनरेशन कंप्यूटर पहले लॉन्च कर दिया गया। कब, 1982, पर 1982 में इसको लॉन्च तो किया गया लेकिन ज़्यादातर लोग यूज़ नहीं करते थे। इसको यूज़ तब से किया गया कब, जब 2010 ऑनवर्ड्स इसका यूज़ ज़्यादा होने लगा। टू क्रिएट कंप्यूटर्स यूजिंग मैसिवली पैरेलल कंप्यूटिंग लॉजिक प्रोग्रामिंग। अब हमने बोला था ALU, एरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट, ये सब क्या है, एक लॉजिकल यूनिट है जो हर एक कंप्यूटर में आजकल मिल जाता था, पर पहले के ज़माने के कंप्यूटर में किसी कंप्यूटर में वो आता था, लेकिन अभी 2010 ऑनवर्ड्स जो कंप्यूटर बनाए गए 5th जनरेशन बेस्ड उसमें लॉजिक प्रोग्रामिंग था। इट वाज टू बी रिजल्ट ए मैसिव गवर्नमेंट इंडस्ट्री रिसर्च प्रोजेक्ट इन जापान ड्यूरिंग 1980 में। जापान जो एक कंट्री है ना, जापान जो है कंट्री, उसने क्या किया, अपने गवर्नमेंट और इंडस्ट्री के रिसर्च प्रोजेक्ट में इसके डालकर 5th जनरेशन कंप्यूटर लैंग्वेज बना दिया, जो है हमारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो हमारा काम आज आसान कर रहा है। जो अभी देख रहे हैं आप, कोरोना के टाइम पर हम अगर पढ़ाई करें तो घर से पढ़ रहे हैं, तो घर से पढ़ने का मतलब क्या है, पहले हम क्या करते, स्कूल जाते थे, उधर पढ़ते थे, हमारा टीचर आने की ज़रूरत था, लेकिन आजकल क्या, हम घर में बैठ रहे हैं, हर एक के पास एक मोबाइल फ़ोन है, वो क्या कर रहा है, नेटवर्क से, अपने जो मोबाइल के नेट से वो दूसरों के साथ कनेक्ट होकर टीचर उसको पढ़ाते हैं। तो ये भी एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हुआ। तो अब जान लेते हैं एक कंप्यूटर, अगर आपको पता है इसका आंसर तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, अगर नहीं पता तो मैं इसका आंसर भी देने वाला हूँ। ठीक है, ये क्या है, इसको कहते हैं कैलकुलेटर।
कैलकुलेटर तो आप सब तो वो पता है कैलकुलेटर क्या है। हम क्या करते हैं, इसमें मैथमेटिकल कैलकुलेशन करते हैं। अच्छा, मेरा क्वेश्चन ये है कि हम कैलकुलेटर को क्या कंप्यूटर कह सकते हैं, और एक कंप्यूटर को कैलकुलेटर कहा जा सकता है क्या? तो आप इसका सवाल हम चाहे तो मुझे कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। तो चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या हुआ। एक कैलकुलेटर कैन बी ए कंप्यूटर, कैलकुलेटर कंप्यूटर हो सकता है। क्यों? क्योंकि कंप्यूटर का काम क्या है, मैथमेटिकल कैलकुलेशन करना प्लस लॉजिक प्रोग्रामिंग उसमें फीड होता है। आपने सुना होगा, आपने देखा भी होगा, कंप्यूटर में ALU है, एरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट। अब ALU का काम क्या है, मैथमेटिकल कैलकुलेशन करना प्लस लॉजिक यूनिट इसमें है। तो ठीक है, तो लेकिन इसीलिए हम कंप्यूटर को बोल सकते हैं कि कैलकुलेटर एक कंप्यूटर है। ठीक है, एक कंप्यूटर कैलकुलेटर है, हम इसको कह सकते हैं कंप्यूटर एक कैलकुलेटर है, बट कैलकुलेटर एक कंप्यूटर है ये हम नहीं बोल सकते। क्यों नहीं बोल सकते, ये जानिए। कंप्यूटर में जो हमारा है ALU, एरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट, उसमें लॉजिक यूनिट है, लेकिन हमारे कैलकुलेटर में ये नहीं है। लॉजिक यूनिट कैलकुलेटर में बिल्कुल नहीं है, लॉजिक यूनिट ओनली कंप्यूटर में है। बट हमारे क्यों नहीं है, क्योंकि कंप्यूटर कैपेबल है मैथमेटिकल कैलकुलेशन करने के लिए, जो हमारा कैलकुलेटर जिसके कैपेबल है। मैं कैलकुलेटर हर कोई कैलकुलेशन भी नहीं कर सकता, जो कंप्यूटर कर सकता है वो कैलकुलेटर पूरा नहीं कर सकता, बट जो कैलकुलेटर कर सकता है कंप्यूटर उसको डेफिनेटली करेगा। इसका मतलब ये समझ लीजिए, क्योंकि कैलकुलेटर ओनली छोटा मोटा मैथमेटिकल कैलकुलेशन करने के लिए बना है, लेकिन हमारा जो कंप्यूटर है वो जो कोई भी आपका मैथमेटिकल कैलकुलेशन हो कंप्लीट करेगा ही करेगा। तो आज के लिए इतना ही, और अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते यार। सब्सक्राइब नहीं करोगे तो मेरा मोटिवेशन कैसे बढ़ेगा, मैं आपको कैसे पढ़ाऊंगा। सुनिए, आप मुझे सपोर्ट नहीं करेंगे तो मैं आपको कैसे ये बताऊंगा कि कंप्यूटर कैसे यूज़ करना है, और कंप्यूटर के बारे में कैसे आपको बहुत सारा चीज़ बता पाऊंगा। ठीक है, आप मुझे सब्सक्राइब कीजिए, हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, और अच्छा लगा हो तो शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। थैंक यू।